हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अपने लोगों ने पॉलिटी में प्रेम्बल को शुरू किया था। प्रेम्बल में जो सत्ता का स्वरूप था, नेचर ऑफ गवर्नेंस, जो सरकार का स्वरूप था, ठीक है ना, उन सब चीजों को अपने लोगों ने कवर कर लिया था, जिसमें अपने लोगों ने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को समझा था, समाजवादी को समझा था, ठीक है ना, पंथ निरपेक्ष को समझा था, लोकतंत्रात्मक को समझा था और गणराज्य को समझा था, ठीक है ना। अब अपने लोग क्या करेंगे, जो सत्ता का उद्देश्य है, सरकार के जो उद्देश्य है उनको समझेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपकी प्रेम्बल कंप्लीट हो जाएगी। देखिए अपने लोग प्रस्तावना पर चर्चा कर रहे हैं। प्रस्तावना में सरकार के उद्देश्य, देखिए सरकार के उद्देश्य क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो न्याय, ठीक है ना। दूसरा उद्देश्य होगा सरकार का स्वतंत्रता। तीसरा उद्देश्य होगा समानता। फिर चौथा उद्देश्य होगा एकता और अखंडता। एकता और अखंडता। छठा फिर होगा बंधुता। ठीक है ना। तो अपने लोग इन उद्देश्यों के बारे में समझेंगे, इनको पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहां से भी प्री में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आपसे पूछे हमारे संविधान के उद्देश्य क्या हैं, हमारी सरकार के उद्देश्य क्या हैं, तो आप इन सब टॉपिक्स को पढ़ने के बाद इनमें जो सब टॉपिक आएंगे अभी, उसके अंतर्गत आप पूरी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे संविधान के क्या उद्देश्य हैं, हमारी सरकार के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं, पहला उद्देश्य पढ़ते हैं न्याय। पहला उद्देश्य पढ़ते हैं न्याय। हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय, फिर आप पढ़ेंगे आर्थिक न्याय, उसके बाद पढ़ेंगे राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। जहां पे 3 या 5 शब्द रखे होते हैं तो वहां पर आयोग जो है आपसे क्वेश्चन फॉर्मेट करता है, वो पूछता है कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। फिर वो ये पूछेंगे जो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई उनका क्रम क्या है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे फ्रेम होते हैं। तो हमारी प्रेम्बल में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है। एक बार यूपी पीसीएस आयोग ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय संविधान में और कहां पर वर्णित है। तो आप एक तो ये 3 शब्द प्रस्तावना में मिलेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, और आपको ये तीनों शब्द कहां मिलेंगे, ये मिलेंगे डीपीएसपी में। कहां मिलेंगे, डीपीएसपी में। आप देखेंगे आर्टिकल 38 में, आर्टिकल 38 में ये तीनों प्रकार के शब्दों का उल्लेख किया गया है। वहां पर भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो आपके 2 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं जो मैंने आपको समझा दीजिए। अब देखो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का मतलब क्या होता है। हालांकि जब आप एथिक्स का पेपर 4th पढ़ेंगे तब वहां पर ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर कराई जाएंगी। बस मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट कर देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये अपना विषय नहीं है। सामाजिक न्याय का मतलब यही होता है कि समाज में सबका स्टेटस बराबर हो, ठीक है ना, समाज के अंदर जेंडर गैप ना हो, लैंगिक असमानता ना हो, ठीक है ना। इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है सामाजिक न्याय में, ठीक है ना। आर्थिक न्याय में ये देखा जाता है कि जो असमानताएं हैं उनको कम करना है सरकार को, ठीक है ना। सरकार का उद्देश्य है, सरकार का उद्देश्य गरीबी को कम करना है, सरकार का उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना है, ठीक है ना। ये सारे सरकार के उद्देश्य हैं आर्थिक न्याय में। और सरकार ये भी कोशिश करेगी, सरकार का ये भी दायित्व है कि जो संसाधन है, ठीक है ना, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका वितरण इस तरीके से किया जाए कि सबको उसका लाभ मिले। ऐसा ना हो कि कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को ही केवल उनका लाभ मिले, ठीक है ना। और राजनीतिक न्याय का मतलब यही है कि सबको राजनीति में आने के परस्पर अवसर हों, ठीक है ना, ठीक है ना। राजनीति में सबको वोट डालने का अधिकार हो, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार हो, ठीक है ना।
अगर किसी भी चुनावी पद के लिए जो एलिजिबिलिटी तय की गई है, अगर वो एलिजिबिलिटी भारत का कोई भी नागरिक पूरी कर रहा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, अगर आरक्षण की बात ना करें तब, तो वो चुनाव लड़ सकता है, ठीक है ना। तो ये हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है हमारा संविधान, ठीक है ना। अब वो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और वे चौथा दे सकता है कि यहाँ पर लैंगिक न्याय की बात की गई है। कौन सी न्याय की बात? लैंगिक न्याय, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, प्रस्तावना में केवल 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लैंगिक न्याय की बात नहीं की गई है। हालांकि लैंगिक न्याय जो है वो सामाजिक न्याय के अंतर्गत ही आ जाएगा, इसके अंतर्निहित है लैंगिक न्याय, ठीक है ना, क्योंकि ये सामाजिक इशू ही है लैंगिक न्याय, ठीक है ना। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। पहला उद्देश्य न्याय। अब दूसरा उद्देश्य पढ़ते हैं अपने लोग, स्वतंत्रता। फ्रीडम, ठीक है ना। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। सबसे पहली स्वतंत्रता है आपकी विचार की, जिसको बोलते हैं थॉट। क्या बोलते हैं? दूसरी है अभिव्यक्ति। दूसरी स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। तीसरी स्वतंत्रता है विश्वास की, इसको बोलते हैं बिलीफ। चौथी स्वतंत्रता आपको मिलेगी धर्म की, इसको बोलते हैं रिलीजन। पांचवी स्वतंत्रता आपको मिलेगी उपासना की, इसको बोलते हैं वर्शिप। क्या बोलते हैं? वर्शिप। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं उपलब्ध कराती है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की, ठीक है ना। इनको आप ऐसे याद कर सकते हैं पेयर बना के, ठीक है ना। विचार और अभिव्यक्ति दोनों एक ही जैसे शब्द हैं, ठीक है ना, हालांकि अभी इनमें अंतर देखेंगे। और धर्म और उपासना, तो दो के जोड़े बना लीजिए, बीच में क्या है? विश्वास है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले अपन लोग देखते हैं विचार अभिव्यक्ति में क्या अंतर होता है, इनको समझते हैं। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा डिक्टेट करा देता हूं, मैं इसको लिख देता हूं। लिखिए, इसमें लिखिए, विचार एक आंतरिक क्रिया है, एक आंतरिक या मानसिक क्रिया है, आंतरिक या मानसिक क्रिया है। विचार एक आंतरिक या मानसिक क्रिया है, इसमें चिंतन और मनन किया जाता है। चिंतन और मनन किया जाता है, ठीक है ना, इसमें चिंतन और मनन किया जाता है। फिर देखिए अभिव्यक्ति, देखिए यहां एक बाह्य क्रिया है, जिसमें विचारों को प्रकट किया जाता है। जिसमें विचारों को प्रकट किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ एक बाह्य क्रिया है जिसमें विचारों को प्रकट किया जाता है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या होता है। विचार एक आंतरिक और मानसिक क्रिया है, ठीक है ना, इसमें चिंतन और मनन किया जाता है। देखिए, आप किसी विषय पर, जैसे कि भी फार्म बिल आए थे, ठीक है ना, फार्म बिल पर आप अपनी राय कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, या आप कैसे बताएंगे फार्म बिल सही है या गलत है या उसमें कुछ रिफॉर्म होनी चाहिए। आप जो तीनों फार्म बिल है पहले आप उसको स्टडी करेंगे, ठीक है ना। और विचार में क्या है, चिंतन और मनन किया जाता है। चिंतन और मनन के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए? एकांत चाहिए, ठीक है ना, उसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए। आप तीनों फार्म बिल को पढ़ो, उसके बाद उस पर चिंतन और मनन करो, सोचो कि इसमें अच्छा क्या है, इसमें बुरा क्या है, इसमें किन सुधारों की जरूरत है। तो आप ये सब जब कर रहे हो तो ये आंतरिक क्रिया है। आप अपने माइंड के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर
इन सब चीजों को सोच रहे हो, इन विचारों को प्रकट कर रहे हो कि इसमें क्या सुधार की जरूरत है, तो विचार क्या एक आंतरिक और मानसिक क्रिया है। अभिव्यक्ति उसका अप्लाइड पार्ट है। अभिव्यक्ति क्या है? उसका अप्लाइड पार्ट है। आपने तीनों फॉर्म बिल पढ़े रात भर, उन पर चिंतन और मनन किया, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट देखे और उसमें सुधारों की बात की। अब आप अपने विचारों को प्रकट भी तो आपको करना है। अब आप विचारों को प्रकट कैसे करोगे? या तो आप लिख कर करोगे या आप बोल कर करोगे, ठीक है ना। और भी कई तरीके होते हैं और भी कई माध्यम है अभिव्यक्ति के। हालांकि जब हम आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तो वहां पर इसको बहुत विस्तार से समझेंगे और इस पर जो केसेस हुए हैं उनको भी समझेंगे। हालांकि वहां यहाँ पर इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो या तो आप लिख कर करोगे अभिव्यक्ति या आप बोल कर करोगे अभिव्यक्ति। तो आपको एक लेख लिखना है, ठीक है ना, 3 फार्म बिल के ऊपर। तो आप पहले तीनों फार्म बिल को पढ़ोगे, स्टडी करोगे, अच्छे से समझोगे, चिंतन और मनन करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? अपने विचारों की अभिव्यक्ति करोगे, अपने विचारों को लिखोगे उस आर्टिकल में। तो यही अंतर होता है विचार और अभिव्यक्ति में। विचार इज अ इंटरनल प्रोसेस, ठीक है ना। अभिव्यक्ति इज अ एक्सटर्नल प्रोसेस। विचार एक आंतरिक और मानसिक क्रिया है, इसके अंतर्गत चिंतन और मनन किया जाता है। अभिव्यक्ति उसका ही अप्लाइड पार्ट है। जो आप चिंतन और मनन करते हो उसको अपनी भाषा के माध्यम से आप प्रस्तुत करते हो, उसी को अभिव्यक्ति बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया हो तो मैं थोड़ा फनी एग्जांपल लेता हूं, ठीक है ना। हालांकि मैं ऑफलाइन क्लास में इस टाइप के एग्जांपल बहुत लेता हूं, लेकिन ये यूट्यूब का मंच है, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे वो भी रहता है कि किसी की को आहत ना पहुंच जाए या कोई इन सब चीजों को गलत ना सोचने लगे। हालांकि मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है। ऑफलाइन के बच्चे सारी चीजें समझते हैं। आप फेसबुक चला रहे थे, आपने रिक्वेस्ट भेजी थी किसी को बहुत दिनों से, वो एक्सेप्ट हो गई, आपकी मीटिंग फिक्स हो गई, आपको मिलना है। अब आप रात भर सोच नहीं पा रहे हो, सो नहीं पा रहे हो। आपके अंदर विचारों का एक कौतूहल चल रहा है कि मैं सुबह ये शर्ट पहनूंगा, मैं ये पैंट पहन के जाऊंगा, ये वाला परफ्यूम लगा कर जाऊंगा, ठीक है ना। या मैं जब जाऊंगा तो कैसे हेलो करूंगा, ऐसे हेलो करूंगा, हाय करूंगा, क्या करूंगा। आपके अंदर बहुत ज्यादा विचार चल रहे हैं, रात भर उथल पुथल हो रहा है विचारों का। फिर आप एक टाइम के बाद आप जजमेंट पर पहुंचेंगे कि मैं ऐसे हेलो करूंगा, ऐसे हाय कहूंगा, ऐसे बैठूंगा, ठीक है ना। आपने पहले रात भर क्या किया? विचारों अपने इस मस्तिष्क के अंदर आपने विचारों को सोचा, ठीक है ना। उन विचारों को सोचकर जब आप मिलने पहुंचे तब आपने अभिव्यक्ति की। आपने जो सोचा उसी तरीके से आपने अपने विचारों को प्रकट किया, ठीक है ना। तो यही है विचार और अभिव्यक्ति का अंतर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विश्वास। देखो इसमें क्या है? किसी भी विचारधारा को स्वीकार करना। विश्वास का मतलब क्या है? लिखिए, किसी भी विचारधारा को स्वीकार करना। किसी भी विचारधारा को स्वीकार करना, ठीक है ना। अब देखो इसका मतलब क्या है? विश्वास का मतलब है किसी भी विचारधारा को स्वीकार करना। देखो भारत में बहुत सारी विचारधाराएं हैं। भारत में गांधीवादी विचारधारा है, भारत में नेहरू की विचारधारा है, भारत में अंबेडकर जी की विचारधारा है, ठीक है ना। भारत में स्वामी विवेकानंद की विचारधारा है, ठीक है ना। भारत में राजा राम मोहन राय की विचारधारा है। तो भारत में बहुत सारी विचारधाराएं हैं। तो आप भारत में किसी की विचारधारा पर चल सकते हो, किसी की विचारधारा को फॉलो कर सकते हो। आप गांधीवादी विचारधारा पर चल सकते हो, आप नेहरू की विचारधारा पर चल सकते हो, आप आरएसएस की विचारधारा पर चलते हो, जिस चाहे उस विचारधारा पर चल सकते हो। लेकिन आप जिस भी विचारधारा पर चल रहे हो उसका उस विचारधारा में यह होना चाहिए कि वो संविधान सम्मत होनी चाहिए। आप ऐसी कोई विचारधारा पर नहीं चल सकते जो संविधान सम्मत नहीं है। जैसे कि हम नक्सलवाद की विचारधारा पर नहीं चल सकते, आप आतंकवाद की विचारधारा पर नहीं चल सकते, क्योंकि हमारा संविधान इन विचारधाराओं को इजाजत नहीं देता है। क्योंकि ये विचारधाराएं देश में क्या करती हैं? देश में एकता और अखंडता को तोड़ती हैं। तो आप ऐसी कोई भी विचारधारा को फॉलो कर सकते हो जो विचारधारा संविधान सम्मत हो, जो संविधान के आदर्शों को, उद्देश्यों को हानि या क्षति ना पहुंचाती हो। उन सारी विचारधाराओं पर आप चल सकते हैं। आपको भारत में कोई रोक नहीं सकता। आप गांधीवादी विचारधारा को फॉलो कर सकते हो, गांधी के बताए रास्ते पर चल सकते हो, अंबेडकर के बताए रास्ते पर चल सकते हो, आप आरएसएस के बताए रास्ते पर चल सकते हो, आरएसएस की विचारधारा को फॉलो कर सकते हो। आप जिस चाहे उस विचारधारा को फॉलो कर सकते हो, पर वो सारी विचारधाराएं संविधान सम्मत होनी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि आप भारत में देखेंगे, भारत में बहुत सारे लोग
ठीक है ना, गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग नेहरू की विचारधारा को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग अभी हमारे मोदी जी की विचारधारा को फॉलो करते हैं। तो विचारधाराएं तो आप किसी भी विचारधारा पर चल सकते हो, इसकी भी हमारा संविधान हमें आजादी देता है। फिर देखिए ये धर्म और रिलीजन, इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है ना, इनको समझते हैं। लिखिए, पहले लिखिए, इसको थोड़ा लिख लीजिए। लिखिए धर्म, इसमें लिखिए किसी भी रिलीजन को स्वीकार करने की स्वतंत्रता। लिखिए किसी भी धर्म को स्वीकार करने की, किसी भी रिलीजन को किसी भी रिलीजन को स्वीकार करने की स्वतंत्रता। किसी भी रिलीजन को स्वीकार करने की स्वतंत्रता, ठीक है ना। फिर लिखिए इसका स्वरूप सैद्धांतिक है। किसी भी रिलीजन को स्वीकार करने की स्वतंत्रता, लिखिए इसका स्वरूप सैद्धांतिक है, इसका स्वरूप सैद्धांतिक है, ठीक है ना। फिर नीचे लिखिए उपासना में रिलीजन के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता। रिलीजन के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता। रिलीजन के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता। उपासना का स्वरूप व्यवहारिक है। देखिए उपासना का स्वरूप व्यवहारिक है, उपासना का स्वरूप व्यवहारिक है। देखिए इन दोनों में क्या अंतर है, धर्म और उपासना में क्या अंतर है। दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन इनमें कॉन्सेप्चुअली बहुत बड़ा अंतर है। देखो रिलीजन की स्वतंत्रता का मतलब यह है आप भारत में किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हो। आप भारत में मुस्लिम हो सकते हो, आप भारत में हिंदू हो सकते हो, आप भारत में सिख हो सकते हो, आप ईसाई हो सकते हो, आप बौद्ध हो सकते हो, आप जैन हो सकते हो, आप पारसी हो सकते हो। आप भारत में किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हो, ठीक है ना। तो भारत में हर एक धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता है। और धर्म का स्वरूप कैसा है, सैद्धांतिक है, ठीक है ना। धर्म का स्वरूप कैसा है, सैद्धांतिक है। आप जिस धर्म को स्वीकार करोगे, जैसे कि मैं मुस्लिम धर्म को मानता हूं या मैं मुस्लिम धर्म में हूं, तो मैं मुस्लिम धर्म की जो उपासना पद्धति है मैं उसको भी तो फॉलो करूंगा। अगर मैं हिंदू धर्म को मानता हूं तो मैं हिंदू धर्म की जो पूजा पद्धति है, जो उपासना पद्धति है, मैं उसको भी तो फॉलो करूंगा। अगर मैं मुस्लिम हूं तो मैं रोजे भी रखूंगा, मैं नमाज भी पढ़ूंगा, मैं कुरान भी पढ़ूंगा। ये जो मुस्लिम जो धर्म है वो सैद्धांतिक है। उसका अप्लाइड पार्ट कौन सा है, उसका अप्लाइड पार्ट है उपासना, वर्शिप, रोजे रखना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, हज जाना। ये क्या है, ये उसकी उपासना, ये उसके आचरण का तरीका है, उसकी उपासना के सिद्धांत है, उपासना का ये उसका अप्लाइड पार्ट है। ऐसे हिंदू धर्म में, ठीक है ना, यज्ञ करना, अखंड पाठ करना, दुर्गा जागरण करना, मंदिर जाना, तीर्थ स्थल पर जाना, ये सारे क्या है, ये उसकी उपासना के टूल्स हैं, उपासना के तरीके हैं। तो धर्म एक सैद्धांतिक है और उपासना उसका अप्लाइड पार्ट है। आप जिस धर्म को स्वीकार करोगे उसी धर्म की, उस धर्म के उपासना के आचरणों के अनुसार ही आप क्या करोगे, उसकी उपासना करोगे। तो यही धर्म और उपासना में अंतर होता है मूलभूत। जिस धर्म को स्वीकार करोगे उसी धर्म के आचरण के अनुसार उसकी उपासना भी तो करोगे, तभी तो आप भगवान, गॉड, अल्लाह के पास पहुंच पाओगे। उस धर्म के बताए रास्तों पर चलकर, उस धर्म की जो पूजा पद्धति है उनके अनुसार, उसके आधार पर चलकर, ठीक है ना। तो ये धर्म और उपासना में अंतर होता है। आई थिंक आपको पांचों प्रकार की सुंदरताएं समझ में आई होंगी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है ना। ठीक है, इसमें इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।